नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग इज अ प्रोसेस। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8। ये चैप्टर नई बुक के हिसाब से इसको आपको 8th चैप्टर ही कंसीडर करना है। पुरानी बुक में ये 10th है, ठीक है। 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन, जो 18वीं शताब्दी में जो राजनीतिक नई तरह के बदलाव थे उनके बारे में पढ़ना है हमने इसमें, ठीक है। यहाँ देखना है हमने, इफ़ यू लुक एट द मैप 1 एंड 2 क्लोजली, अगर आप देखते हो मैप 1 और 2 को, तो यू विल सी समथिंग सिग्निफिकेंट हैपनिंग इन द सब कॉन्टिनेंट। आप देखोगे कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं भारतीय उपमहाद्वीप में होने लगी थी ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के शुरुआत के दौर में नोटिस हाउ द बाउंड्रीज ऑफ द मुगल एम्पायर वर रीशेप्ड बाय द एमर्जेंस ऑफ द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम्स। ऐसा है कि जो मुगल एम्पायर की बाउंड्रीज, देखो सीमा होती है ना, जैसे ये सीमा थी मुगल एम्पायर की जब तक कि उनका अंत होने को आया था। तो ठीक है, ये कैसे रीशेप होती, कैसे बदलती हैं, ये सब हमने देखना है इसमें। कैसे दिखाएंगे हमें? देखो, बाय 1765 नोटिस हाउ अनदर पावर्स द ब्रिटिश हैड सक्सेसफुली ग्रैब्ड मेजर चंक ऑफ द टेरिटरी इन द ईस्टर्न इंडिया। ये देखोगे आप, ये ईस्टर्न इंडिया की जितनी भी टेरिटरी है ना, ये यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ वाली इधर देखते हैं, ये देखो, ये वाला एरिया जो है ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर कर लिया था, ठीक है। तो बहुत सारा एरिया उनके अंडर हो गया। तो what these maps tell us is that political condition in 18th century India changed quite dramatically and within a relatively short span of time। देखो, इस समय में मैप के हिसाब से हम अगर देखें तो ये बताता है कि भारत जो है बहुत ही ड्रामेटिकल वे में, बहुत ही तेज़ी से बदल रहा था, ठीक है। तो एक छोटे से समय में कितने बदलाव आए ये देखना है। इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द एमर्जेंस ऑफ द न्यू पॉलिटिकल ग्रुप्स। इस चैप्टर में हमने क्या देखना है कि एमर्जेंस किसका होता है, कौन आता है, नए जो राजनीतिक संघ हैं वो आते हैं, वो ग्रुप्स हैं जो, वो कैसे आते हैं इन द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। शुरुआत के जो फर्स्ट हाफ है 18th सेंचुरी का, रफली फ्रॉम 1707 व्हेन औरंगजेब डाइड। औरंगजेब की डेथ कब होती है? 1707 में, टिल द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761। इस दौर के बीच में ना बहुत तेज़ी से बदलाव हो रहे थे जो जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था थी उसमें। द क्राइसिस ऑफ द एम्पायर एंड द लेटर मुगल। अब देखो, एम्पायर को संभालने वाला तो था नहीं कोई ताकतवर, तो लेटर मुगल्स के बारे में हम जानते हैं थोड़ा बहुत क्या है। In chapter 4, you saw how the Mughal Empire reached the height of its success and started facing a variety of crises towards the closing years of the 17th century। ऐसा है कि पुरानी बुक के हिसाब से चैप्टर 4 था, नई बुक्स के हिसाब से चैप्टर की नंबरिंग अलग होगी। तो देखो, आपकी मुगल एम्पायर दिखाया गया है कि कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचता है, यानी कि दिल्ली से शुरू करके उन्होंने काफ़ी ईस्ट में, साउथ में, सब जगह अपने आप को अपनी जो शाखाएं बना ली थी वो धीरे धीरे कैसे अब डिक्लाइन, यानी कि उनकी अंत हो रहा था। दीज फेसिंग अ वैरायटी ऑफ क्राइसिस टूवर्ड द क्लोजिंग ईयर्स ऑफ 17th सेंचुरी, ठीक है। 17th सेंचुरी के अंत होते होते तक अब क्या हो रहा था, वहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। दीज वर कॉज्ड बाय द नंबर ऑफ फैक्टर्स। बहुत सारे कारण थे इसके पीछे, क्यों हो रहा था ये सब। एम्परर औरंगजेब हैड डिप्लीटेड द मिलिट्री एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द एम्पायर बाय फाइटिंग अ लॉन्ग वॉर इन द दक्कन। ऐसा था कि जो राजा औरंगजेब थे उन्होंने क्या किया था, काफ़ी ज़्यादा, देखो, वो दक्कन में बहुत ज़्यादा देर तक युद्ध में व्यस्त रहे। अगर युद्ध करोगे ना, वहाँ सैनिक जाएंगे, सैनिकों को हथियार चाहिए होंगे, सैनिकों को खाना चाहिए होगा, रहने की व्यवस्था चाहिए होगी, तो सारा जो खर्चा है वो बहुत ही ज़्यादा राजकोष को खाली कर चुके थे। इस वजह से कि औरंगजेब की जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बढ़ चुकी थी, पॉलिटिकल भी इंस्टेबिलिटी आ चुकी थी, क्योंकि वो जीत नहीं पा रहे थे साउथ में, ठीक है। अगर वो जीत के आते तो बाद में फिर से इंडिपेंडेंट हो जाते थे वो लोग। अंडर हिज सक्सेसर द एफिशिएंसी ऑफ द इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन ब्रोकन डाउन। उनके जो भी वंशज आए, जो भी उनके आगे वंश के लोग थे, वो इतने ताकतवर नहीं थे। इस वजह से जो प्रशासन था वो टूट चुका था, प्रशासन की व्यवस्था अच्छी नहीं थी। तो इट बिकेम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट फॉर द लेटर मुगल एम्परर्स टू कीप अ चेक ऑन देयर पावरफुल मनसबदार। ये बहुत मुश्किल हो चुका था किसके लिए, जो लेटर मुगल्स थे, जो बाद में मुगल्स आए ना उनके लिए। जो मुगल राजा लोग आए औरंगजेब के बाद, वो इतने बड़े बड़े ताकतवर जो मनसबदार थे उनके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनमें वो पावरफुल थे मिलिट्री के लिहाज से और हर तरह से। नोबल्स अपॉइंटेड एज
गवर्नर्स सूबेदार्स ऑफन कंट्रोल्ड द ऑफिसेज ऑफ रेवेन्यू एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। देखो जो नोबल होते थे ना, गवर्नर के रूप में उनको अपॉइंट किया जाता था, यानी सूबेदार कहते हैं जिसे पुराने समय में, उस समय में सूबेदार कहा जाता था गवर्नर्स को। तो वो क्या करते थे, वो उनके पास क्या होता था, रेवेन्यू जो पैसा है, जो भी टैक्स आएगा वो भी कलेक्ट करते थे, और मिलिट्री का जो ध्यान रखना है, उसका जो प्रशासन चलाना है वो भी वो खुद के हाथ में रखते थे। तो दीवानी एंड फौजदारी बोलते थे इसको एज वेल, ये सब उनके ही अंडर होता था। ठीक है, दिस गेव देम extraordinary political, economic and military power over regions of the Mughal, vast region of the Mughal Empire। जिस वजह से क्या हो गया कि ये जो मनसबदार थे, जो ये सूबेदार लोग हुआ करते थे, ये ताकतवर होते गए, क्योंकि इनके पास अपनी मिलिट्री हुआ करती थी, अपना टैक्स का एक अमाउंट हुआ करती थी, और अपना एक राजनीतिक व्यवस्था हुआ करती थी। तो जिस वजह से इनको ज़्यादा परेशानी नहीं होती थी जो मुगल बाद में आए, क्योंकि वो उनको नहीं मानते थे, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर खुद से हो चुके थे। एज द गवर्नर्स कंसोलिडेटेड देयर कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस, जैसे कि जो गवर्नर्स थे उन्होंने अपना कंट्रोल कहाँ पे किया था, प्रोविंसेस पे। जिस जिस प्रोविंस में होते थे वहाँ पे उनका बहुत ही अच्छे से कंट्रोल होता था। द पीरियोडिक रिमिशन ऑफ रेवेन्यू टू द कैपिटल डिक्लाइन, ऐसा ताकि देखो समय समय पे क्या होता था कि जो टैक्स होता है, जो कर होता था, वो उनको देना होता था, किसको, राजा को देना होता था। जो उनका मेन राजधानी थी जैसे दिल्ली, वहाँ पे पहुँचाना होता था। तो वो समय के साथ वो घटता गया, वो उन्होंने कम कर दिया देना। पीजेंट एंड जमींदारी रेबिलियंस इन मेनी पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडिया एडेड टू दीज प्रॉब्लम्स। अब कुछ किसान और कुछ ज़मींदार जो लोग थे उन्होंने विद्रोह भी कर दिए थे बहुत सारे एरियाज़ में, जैसे उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में। इन वजह से भी और भी उनकी जो दिक्कतें थी, परेशानियां बढ़ चुकी थी। दीज रिवोल्ट्स वर समटाइम्स कॉज्ड बाय द प्रेशर ऑफ माउंटिंग टैक्सेस। तो ये रिवोल्ट होते क्यों थे, ये विद्रोह करते क्यों थे, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स का भार होता था, कर ज़्यादा बड़े अमाउंट में उनसे लिए जाते थे, जिस वजह से वो कर नहीं पाते थे, वो पूरा दे नहीं पाते थे कर, तो वो फिर विद्रोह कर देते थे। एट अदर टाइम्स दे वर अटेम्प्ट्स by powerful chieftains to consolidate their own position. Mughal authority had been challenged by rebellious groups in the past as well। देखो ऐसा था कि जो जो पावरफुल जो चीफ होते थे ना, वो खुद को अच्छे से अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते थे अपनी जगहों पे। और ऐसा पहले भी हुआ था कि जो मुगल की जो अथॉरिटी थी उसको पहले भी चैलेंज करते थे, कौन, जो विद्रोही होते थे, लेकिन फिर भी उन्हें कंट्रोल कर लेते थे उस समय वो। तो उन्हें ज़्यादा उससे परेशानी नहीं होती थी, क्योंकि राजा लोग काफ़ी ताकतवर और काफ़ी दूरदर्शी हुआ करते थे उस समय। द मुगल्स एम्परर आफ्टर औरंगजेब वर अनेबल टू अरेस्ट द ग्रेजुअल शिफ्टिंग ऑफ द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अथॉरिटी इनटू द हैंड्स ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नर्स। जो बाद में औरंगजेब की डेथ के बाद जितने भी मुगल राजा हुए, वो इतने काबिल नहीं थे, उनमें इतना पोटेंशियल नहीं था कि वो उन सब लोगों को रोक सकें जो अपने अपने एरिया को स्वतंत्र करा रहे थे। जो गवर्नर थे ताकतवर हो गए थे और वो खुद को स्वतंत्र घोषित कर दे रहे थे। लोकल चीफ्टन्स एंड अदर ग्रुप्स, जो लोकल चीफ होते थे और दूसरे ग्रुप जो थे वो अपने हिसाब से अपने एरिया को रूल कर रहे थे। रिच हार्वेस्ट एंड द एम्प्टी ऑफर्स। The following is the contemporary writer's account of the financial bankruptcy of the empire। देखो ये बहुत उस समय के कंटेम्प्रेरी समकालीन जो लेखक हैं उन्होंने लिखा है कि जो आर्थिक स्थिति थी वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी थी। बैंकरप्टसी क्या होता है, कंगाली जिसको बोलते हैं, एम्पायर की जो साम्राज्य कंगाल हो चुका था उस समय। ठीक है, the great lords of are helpless and impoverished. Their peasants raise 2 crops a year, but their lords see nothing of either, and their agents on the spot are virtual prisoners in the peasants' hands. Like a peasant kept in his creditor's house until he can pay his debt. So complete is the collapse of all order and administration that though the peasant reaps a harvest of gold, his lord does not see so much as a wisp of straw. How then can the lord keep the armed forces he should? How can he pay the soldiers who should be go before him when he goes out, or the horsemen who should ride behind him? ऐसा था कि जो राजा लोग थे वो क्या हो गए थे, गरीब हो गए थे और हेल्पलेस हो गए थे। ठीक है, अब क्या करते थे, किसान 2 फसलें साल में निकालते थे, लेकिन जो उनके जो राजाओं के जो एजेंट्स हुआ करते थे उनके हाथ में जैसे प्रिजनर के रूप में, किसान का प्रिजनर क्या होता है, कैदी की तरह किसान का जीवन चल रहा था। तो वो अपना जो उनको इतनी भारी भारी करके अंडर दबा के रखा था कि वो लोग उनकी जो जनरेशन टू जनरेशन उनको ये सब
उधार और कर्ज निकालने में ही निकल जाते थे। तो इस तरह से क्या हो गया कि जो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रहा राजा का लोगों के साथ, हालांकि खेतों में उपज उतनी भी खराब नहीं थी कि बिल्कुल ही खाली हो जाए सब कुछ, लेकिन जो बीच में बिचौलिए थे उन लोगों ने इस चीज़ को बिल्कुल बिल्कुल ही खराब कर रखा था, क्योंकि वो अपने फ़ायदे के लिए उनको भी नुकसान कर रहे थे, किसानों को भी परेशान करके रखा था। तो ऐसे में क्या था कि अब जब राजकोष में कुछ है ही नहीं, तो वो क्या देंगे किसान, अगर किसी सोल्जर को रखेंगे तो क्या देंगे, क्या पे करेंगे उसको, और किस तरह से अपनी मिलिट्री को सर्वाइव कराएंगे, किस तरह से बाकी के कार्य वो संभव करा सकेंगे। ठीक है। इन द मिडस्ट ऑफ दिस इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस द रूलर ऑफ ईरान नादिर शाह सैक्ड एंड प्लंडर्ड द सिटी ऑफ दिल्ली इन 1739 एंड टुक अवे इमेंस अमाउंट ऑफ वेल्थ। ऐसा है कि इसी दौरान में, जबकि पूरी जो अर्थव्यवस्था हिल चुकी थी, चरमरा रही थी, उस समय अर्थव्यवस्था काफ़ी नीचे दौर पे थी, तो उस समय में नादिर शाह भी आ जाते हैं ईरान से, ईरान के राजा हैं वो, और वो क्या करते हैं, वो सारा यहाँ से दिल्ली से पूरा ही जितना भी उनके पास वेल्थ था, धन था, वो सब लूट पाट के यहाँ से चले जाते हैं। 1739 में वो आए और मुगल्स को हरा के चले गए। ये दिस इन्वेजन वॉज फॉलोड बाय अ सीरीज ऑफ प्लंडरिंग रेड्स बाय द अफगान रूलर अहमद शाह अब्दाली। देखो, नादिर शाह के बाद अहमद शाह अब्दाली बार बार यहाँ पे लूटने के लिए आते रहे। वो कहाँ से थे? अफगान से थे, अफगानी थे वो। तो हु इन्वेडेड नॉर्थ इंडिया 5 टाइम्स, लगभग 5 बार उन्होंने हमला किया नॉर्थ इंडिया पे, उत्तरी भारत में, बिटवीन 1748 टू 1761। 1761 में वो हरा के ही चले गए सबको। ठीक है। तो नादिर शाह अटैक्स दिल्ली, कैसे अटैक करते हैं वो, यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं। द डिवास्टेशन ऑफ दिल्ली आफ्टर नादिर शाह's इन्वेजन वॉज डिस्क्राइब्ड बाय कंटेम्पररी ऑब्जर्वर्स। वन डिस्क्राइब द वेल्थ लूटेड फ्रॉम द मुगल ट्रेजरी एज फॉलो। देखो, जो तबाही हुई दिल्ली की, किसके इन्वेजन, किसके हमले के बाद, किसके आक्रमण के बाद, नादिर शाह के आक्रमण के बाद, ये उस समय के समकालीन जो वहाँ देख रहे थे, ठीक है, जो ऑब्जर्व कर रहे थे चीज़ें, उन्होंने लिखा है कि किस तरह से वहाँ का जो पूरा धन है लूट लिया गया, मुगल ट्रेजरी को खाली कर दिया गया। ट्रेजरी क्या होता है? राजकोष, जिसमें सारा खजाना, जो जिसको कह सकते हैं, 60 lakhs of rupees and some thousand gold coins, nearly 1 crore worth of the gold ware, nearly 50 crore worth of the jewels, most of them unrivaled in the world, and the above included the peacock throne। देखो, ये लगभग 60 लाख रुपए वो ले गए, तो कितने ही कॉइन्स, हज़ारों कॉइन्स लेके गए, करोड़ों का जो है सोने की ज्वेलरी ले गए, और बहुत सारे उन्होंने क्या किया, साथ में डायमंड वगैरह जो भी था लेके गए, और बहुत ही पॉपुलर जो क्या था, पिकॉक थ्रोन था उस समय, वो भी वो लूट के यहाँ से लेके चले गए। अनदर अकाउंट डिस्क्राइब द इन्वेजन्स इम्पैक्ट अपॉन द लिंक। दूसरा जो अकाउंट, दूसरी जो बुक लिखी गई, उसमें क्या बताया गया कि जो आक्रमण के असर हुए दिल्ली पे, those who had been masters were now to dire straits, and those who had been revered could not even get water to quench their thirst. The recluse were pulled out of their corners। देखो, अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था, पानी पीने तक का उनका वो नहीं रहा था, काबिलियत नहीं रही थी, वो अपनी प्यास तक बुझाने के लायक नहीं बचे थे, और उन्होंने एक जो लोग थे वो एक कॉर्नर में सिमट के रह गए। द वेल्दी वर टर्न्ड इनटू बेगर्स। जो क्या थे, बहुत धनी लोग थे, वो क्या हो गए, भिखारी बन चुके थे। दोज हु वंस सेट द स्टाइल इन क्लोथ्स नाउ वेंट नेक्ड। कभी जो लोगों को देख के कपड़ों का स्टाइल लोग सीखते थे, फैशन का सेंस लोग उनसे सीखते थे, अभी वो क्या, बिना कपड़ों के घूम रहे हैं। ठीक है। एंड दोज हु ओन्ड प्रॉपर्टी वर नाउ होमलेस। बहुतों के पास बहुत धन होता था, लेकिन अब वो बेघर हो चुके थे, उनके पास घर ही नहीं थे। द न्यू सिटी शाहजहानाबाद वॉज टर्न्ड इनटू रबल। जो नई शहर था ना, शाहजहानाबाद बनाया था, अब उसमें कुछ भी नहीं बचा था, वो बिल्कुल ही मिट्टी धूल हो चुकी थी। देन अटैक्ड द ओल्ड क्वार्टर्स ऑफ द सिटी एंड डिस्ट्रॉयड होल वर्ल्ड दैट एग्जिस्टेड देयर। और फिर क्या हुआ, पुराने जो क्वार्टर्स थे उन पे भी आक्रमण हुआ, और पूरी तरह से जो जितना भी जो वहाँ था सब कुछ नष्ट तहस नहस करके वो निकल चुके थे। ऑलरेडी अंडर सीवियर प्रेशर फ्रॉम ऑल साइड। हर तरफ से क्या था, प्रेशर था, एक भार सा था। तो द एम्पायर वॉज फर्दर वीकन बाय कॉम्पिटिशन अमंग्स डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ नोबल्स। क्या था कि जो साम्राज्य था अब और भी कमज़ोर हो गया था। कैसे कि जो आपस में जो नोबल लोग थे ना, वो भी एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, झगड़े कर रहे थे, आपस में तालमेल ना होने की वजह से भी बहुत सारी परेशानियां आ रही थी। देखो, द ईरानीज एंड तुरानीज नोबल्स ऑफ टर्किश डिसेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम द लेटर मुगल एम्परर्स वर puppets in the hands of the either one or the other of these powerful group। देखो, ईरानी और तुरानी नोबल जो थे ना, वो बहुत ही पावरफुल थे। ठीक है। जो बाद में जो लेटर मुगल्स आते हैं ना औरंगजेब के बाद, तो उन वो क्या बन गए, उनके हाथ की कठपुतलियां बन गए थे।
The worst possible humiliation came when two Mughal Emperor Farooq Siyar 1713 to 1719 and Alamgir II 1754 to 1759 were assassinated, and two other Ahmad Shah 1748 to 1754 and Shah Alam II 1759 to 1816 were blinded by their nobles. देखो बुरी हालत तो तब हो गई, और भी हद तब हुई थी जब फारूक सियार को और आलमगीर को क्या कर दिया था, मार दिया गया था, गले काट दिए गए थे, उनको असैसिनेट कर दिया गया था, ठीक है। और उसके साथ और कौन थे, कुछ कुछ और भी थे राजा, जैसे अहमद शाह आगे, शाह आलम सेकंड आगे, इनको दोनों को अंधा कर दिया गया था, उनकी आंखें ही छीन ली गई थी, किसके द्वारा, नोबल्स के द्वारा। तो ये सब स्थिति वहाँ पे बन चुकी थी, राजाओं का ये हाल था वहाँ पे, किसी को तो वो मार रहे थे, किसी को तो अंधा करके रख रहे थे। तो एमरजेंस ऑफ द न्यू स्टेट्स, अब नई स्टेट्स आती हैं सामने। विद द डिक्लाइन ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द मुगल एम्परर्स, द गवर्नर ऑफ द लार्ज प्रोविंसेस, सूबेदार्स एंड द ग्रेट जमींदार कंसोलिडेटेड देयर अथॉरिटी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। देखो जैसे ही मुगल जो एम्पर राजा लोगों का जो आधिपत्य जो है वो कम होता गया, गवर्नर जो बड़े बड़े प्रोविंसेस के थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद की अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया, खुद की पावर को बढ़ाना शुरू कर दिया। थ्रू द 18th century, the Mughal Empire gradually fragmented into a number of independent regional state। तो 18वीं शताब्दी में क्या हो गया कि जो मुगल साम्राज्य था वो छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ गया, जितने भी जो नोबल लोग थे, जितने भी जो गवर्नर लोग थे, वो खुद को स्वतंत्र घोषित कर रहे थे। ब्रॉडली स्पीकिंग द स्टेट्स ऑफ द 18th century कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ओवरलैपिंग ग्रुप्स। तो अगर ऊपर ऊपर से हम कहें तो जो स्टेट्स थी 18th सेंचुरी की, उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं जो ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे के, ठीक है। मतलब कि एक ग्रुप में एक हो सकती है, दूसरे में भी आ सकता है। स्टेट दैट वर ओल्ड मुगल प्रोविंसेस लाइक अवध, बंगाल एंड हैदराबाद। देखो जो पुराने मुगल प्रोविंसेस थे, उनकी रियासतें थी पुरानी, जैसे कि अवध हो गया, बंगाल हो गया, हैदराबाद, ऑल्दो एक्सट्रीमली पावरफुल एंड क्वाइट इंडिपेंडेंट, वो बहुत ही ताकतवर थे लेकिन स्वतंत्र थे। द रूलर्स ऑफ दीज स्टेट्स डिड नॉट ब्रेक देयर फॉर्मल टाइज विद द मुगल एम्पर। इन लोगों ने क्या किया, ये लोग पावरफुल भी थे, स्वतंत्र भी थे, लेकिन फिर पूरी तरह से ये मुगल लोगों से अलग नहीं थे, ये खुद को उनके साथ जोड़ के रखते थे। स्टेट्स दैट हैड एंजॉयड कंसिडरेबल इंडिपेंडेंस अंडर द मुगल एज वतन जागीर। कुछ ऐसे स्टेट्स थे ना जो स्वतंत्र बहुत अच्छे, अपनी जो आंतरिक स्वतंत्रता थी उनकी अच्छी थी, जैसे कि वो प्रोविंसेस कौन से होते थे, वतन जागीर बोलते थे उनको। दीज इंक्लूडेड सेवरल राजपूत प्रिंसिपैलिटीज़, ये राजपूत प्रिंसिपैलिटीज़ थी, ये काफ़ी स्वतंत्र रहा करते थे क्योंकि राजाओं ने उन्हें लिबर्टी दे के रखी थी और वो काफ़ी ब्रेव हुआ करते थे, इस वजह से फेवर काफ़ी करते थे मुगल इनको, ठीक है। तो देन क्या है, द लास्ट ग्रुप इंक्लूडेड स्टेट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ मराठा। लास्ट में कौन से आते हैं, जैसे कि मराठा के अंडर जो आगे, सिख के अंडर एंड अदर लाइक द जाट्स, ये स्टेट्स थे। देखो ये डायरेक्टली इनके साथ कन्फ्लिक्ट में हो चुके थे। दीज वर ऑफ डिफरिंग साइजेस एंड हैड सीज्ड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द मुगल्स आफ्टर लॉन्ग ड्रॉन आर्म स्ट्रगल। लेकिन ये लोग अलग अलग साइज में थे। देखो जो एरियाज थे, मराठा अलग का एरिया अलग, उसका अपना ही एक एरिया था। सिख्स जो थे वो थोड़े कम लेवल पे थे, छोटा था एरिया उनका कंपैरेटिवली मराठा के। देन फिर दूसरे कौन से आते, जाट्स, और भी छोटा एरिया था इनका। लेकिन ये क्या कर रहे थे कि इन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित करके बहुत लंबा संघर्ष किया मुगल्स के साथ और खुद को स्वतंत्र घोषित करने में कामयाब हुए धीरे धीरे। द ओल्ड मुगल प्रोविंसेस, पुराने जो मुगल प्रोविंसेस थे, जो उनके राज्य हुआ करते थे, अमंग्स द स्टेट्स दैट वर कार्व्ड आउट ऑफ द ओल्ड मुगल प्रोविंसेस इन द 18th century, 3 स्टैंड आउट वेरी प्रोमिनेंटली। देखो जो पुराने जो उनके साम्राज्य के राज्य हुआ करते थे उनमें से 3 जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जैसे दीज वर अवध, बंगाल एंड हैदराबाद। ये तीनों जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट थे मुगल प्रोविंसेस एक समय पे। ऑल 3 स्टेट्स वर फाउंडेड बाय members of the high Mughal nobility who had been governors of large provinces: Sadat Khan, Awadh; Murshid Quli Khan, Bengal; and Asaf Jha, Hyderabad. All three had occupied high mansabdari position and enjoyed the trust and confidence of the emperors. ये जो एरियाज थे ना काफ़ी फर्टाइल थे और यहाँ के जो गवर्नर लोग थे ना, इनको काफ़ी ज़्यादा क्या होता था, एक फेवर मिलता था, एक कहते लाइकिंग होती थी राजा को उनके लिए, वो काफ़ी ज़्यादा उन पर विश्वास भी बहुत करते थे वो, ठीक है। बोथ असफ झा एंड मुर्शिद कुली held a जात rank of 7,000 each, while Sadat Khan's जात was 6,000। देखो असफ झा कहाँ के थे, असफ झा थे हैदराबाद के, और सदात खान कहाँ के थे, अवध के। इनके पास 7,000 हज़ार के जो जाट रैंक से जात होते थे, एक जात होता था और दूसरा सवार होता था, जितने घोड़ों के हिसाब से, ठीक है। तो इस तरह से इनके रैंक होते थे। 7,000 दोनों के थे और सदात खान के पास कितना था, 6,000 का रैंक था, ठीक है। मुर्शिद कुली खान और असफ जहाँ के पास 7,000 थे। हैदराबाद
अब क्या कहते हैं, निज़ामुल मुल्क असफ जाह द फाउंडर ऑफ हैदराबाद स्टेट। निज़ामुल मुल्क जो था ना और असफ जाह था, किसके फाउंडर थे वो? हैदराबाद के फाउंडर थे, उसे बनाने वाले ये लोग थे। ठीक है, वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मेंबर एट द कोर्ट ऑफ द मुगल एम्पर फर्रुखसियार। ये क्या था, बहुत ही पावरफुल मेंबर थे किसके कोर्ट में? मुगल एम्पर, जिसका नाम क्या था? फर्रुखसियार। ही वॉज एंट्रस्टेड फर्स्ट विद द गवर्नरशिप ऑफ अवध। पहले उन्हें क्या दिया गया? अवध का गवर्नर बनाया गया। देन क्या है, एंड लेटर गिवन चार्ज ऑफ द दक्षिण, फिर उन्हें दक्षिण का चार्ज दे दिया गया। असफ जाह ऑलरेडी हैड फुल कंट्रोल ओवर इट्स पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। असफ जाह को बहुत अच्छा से कंट्रोल था किसके? राजनीतिक और आर्थिक जो व्यवस्था थी उसके ऊपर। टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ द टर्मोइल इन द दक्षिण एंड द कॉम्पिटिशन अमंग्स द कोर्ट नोबिलिटी, ही गैदर्ड पावर इन हिज हैंड्स एंड बिकेम द एक्चुअल रूलर ऑफ दैट रीजन। देखो असफ जाह जो है उन्होंने देखा कि उनका उनका अपने एरिया पे बहुत अच्छा कंट्रोल था। उन्होंने देखा कोर्ट में क्या हो रहा है और दक्षिण में भी संघर्ष चल रहा है, तो कोर्ट में नोबिलिटी आपस में लड़ रही है, झगड़ रही है, तो वहाँ कोई है नहीं देखभाल करने वाला, तो वो खुद को स्वतंत्र बना देते हैं अपने राजा के। वो बहुत अपने एरिया के वो राजा बन गए। असफ शाह ब्रॉड स्किल्ड सोल्जर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया हु वेलकम्ड न्यू अपॉर्चुनिटीज इन द साउथ। देखो असफ शाह ने क्या किया, बहुत अच्छे जो गुणी जो सिपाही थे, जो प्रशासक थे, जो उत्तर भारत के थे, उन्होंने उन्हें साउथ में बुलाया गया, तो वो बहुत खुशी खुशी वहाँ चले गए, उन्होंने उस चीज़ को वेलकम किया। ही अपॉइंटेड मनसबदार एंड ग्रांटेड जागीर्स। उन्होंने क्या किया, असफ शाह ने मनसबदार अपॉइंट कर दिए और उन्हें जागीर्स दे दी। ऑल दो ही वॉज स्टिल अ सर्वेंट ऑफ द मुगल एम्पर। हालांकि वो क्या थे, मुगल राजाओं के ही सेवक थे। कौन? असफ शाह। ही रूल्ड क्वाइट इंडिपेंडेंटली विदाउट सीकिंग एनी डायरेक्शन फ्रॉम दिल्ली और फेसिंग एनी इंटरफेरेंस। और वो बहुत ही स्वतंत्र रूप से अपना रूल कर रहे थे, क्योंकि उनको पूछ ही कोई नहीं रहा था। राजाओं को तो आपस में ही झगड़ों से फुर्सत नहीं हो रही थी, तो इस वजह से वो काफ़ी स्वतंत्र रूप से अपना राज्य चला रहे थे। कोई भी उन्हें डायरेक्शन देने वाला दिल्ली से था ही नहीं। द मुगल एम्पर मेयरली कन्फर्म द डिसीजन ऑलरेडी टेकन बाय द निज़ाम। तो मुगल राजा क्या करते थे, वो सिर्फ उस फैसले में हामी भर देते थे जो कि निज़ाम द्वारा ले लिया गया होता था पहले ही। द स्टेट ऑफ हैदराबाद वॉज कॉन्स्टेंटली एंगेज इन अ स्ट्रगल अगेंस्ट द मराठास टू द वेस्ट एंड विद द इंडिपेंडेंट तेलुगु वॉरियर चीफ नायक्स ऑफ द प्लेट्यू। तो हैदराबाद के संघर्ष किसके साथ चल रहा था? एक तरफ से मराठा के साथ, दूसरी तरफ से तेलुगु वॉरियर जो योद्धा लोग होते थे, चीफ्स होते थे, जिनको नायक बोलते थे, उनके साथ भी उनका संघर्ष चल रहा था। द एम्बिशंस ऑफ द निज़ाम टू कंट्रोल द रिच टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट इन द ईस्ट वर चेक्ड बाय द ब्रिटिश हु वर बिकमिंग इंक्रीजिंगली पावरफुल इन दैट रीजन। तो निज़ाम क्या कर रहे थे? कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट कौन है? जैसे इंडिया का ये मैप है, तो ये वाला कोस्ट क्या है? कोरोमंडल कोस्ट है। तो इसको निज़ाम जब हैदराबाद यहाँ जैसे है, तो वो कंट्रोल करना चाह रहे होंगे ना, तो उस समय अंग्रेज़ों ने उनके ऊपर लगाम लगा दी, उन्होंने उन्हें रोक दिया, क्योंकि अंग्रेज़ काफ़ी ताकतवर हो चुके थे उस एरिया में। द निज़ाम्स आर्मी, क्या कहते हैं निज़ाम की आर्मी के बारे में? अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द निज़ाम ऑफ हैदराबाद पर्सनल ट्रूप्स इन 1790। द निज़ाम हैज़ अ सवारी of 400 elephants, several thousand of the horsemen near his person, who receive upward 100 rupees nominal pay and are extremely well mounted and richly caparisoned। देखो निज़ाम जो थे ना, उनकी आर्मी में हाथी थे, ठीक है, हॉर्समैन भी थे, और उनको अच्छी खासी सैलरी देते थे वो, ताकि जो उनका आर्मी है वो कमज़ोर ना हो जाए। तो अब अवध की बात करते हैं। अवध में क्या होता है, ये देखो फोटो है बुरहानुल मुल्क सदात खान, ये ठीक है, तो ये फोटो आ गया हमारे पास। अवध है, बुरहानुल मुल्क सदात खान वॉज अपॉइंटेड सूबेदार ऑफ अवध इन 1722। इन्हें अवध का सूबेदार बना दिया गया 1722 में, एंड फाउंडेड अ स्टेट विच वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू एमर्ज आउट ऑफ द ब्रेकअप ऑफ द मुगल एम्पायर। ठीक है, और उन्होंने बहुत ही एक जब मुगल एम्पायर से टूटकर अलग हो गए, तो उन्होंने इसे एक अलग राज्य घोषित कर दिया। द कंट्रोलिंग the rich alluvial Ganga plain and the main trade routes between North India and the Bengal, Burhanul Mulk also held the combined offices of the Subedari, Diwani and Faujdari। देखो बुरहानुल मुल्क जो थे बहुत ही कहते काबिल इंसान थे, बहुत ही स्किल्ड थे, गुणी थे, इसलिए उनके पास बहुत सारे डिपार्टमेंट एक समय पे हुआ करते थे। और जहाँ पे उनका राज्य था अवध, तो वो काफ़ी उपजाऊ एरिया था, वहाँ पे बहुत अच्छा अनाज हुआ करता, टैक्स वहाँ से अच्छा आता था। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द पॉलिटिकल। उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी किस बात की? राजनीतिक व्यवस्था
व्यवस्था को संभालने की, आर्थिक व्यवस्था और पूरा मिलिट्री का जो व्यवस्था है, सारे उस प्रोविंस अवध में उन्हीं को संभालने थे। तो बुरहानुल मुल्क ट्राई टू डिक्रीज मुगल इन्फ्लुएंस इन द अवध रीजन बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ द ऑफिस होल्डर्स जागीरदार अपॉइंटेड बाय द मुगल। अब बुरहान मुल्क ने क्या किया कि अब वो चाहते थे कि भाई जो मुगल्स हैं उनका जो प्रभाव है अवध में कम हो जाए, उसलिए क्या किया उन्होंने, जो ऑफिस होल्डर थे, जो जैसे जागीरदार हुआ करते थे, किसके द्वारा अपॉइंट किए गए थे, मुगल लोगों के द्वारा, उनको कम कर दिया उन्होंने। ठीक है, ही ऑल्सो रिड्यूस द साइज ऑफ जागीर, उन्हें जागीर की जो साइज होती थी, बड़ी बड़ी जागीर दी जाती थी ना, उनका भी साइज कम कर दिया। ठीक है, एंड अपॉइंटेड हिज ओन लॉयल सर्वेंट टू वेकेंट पोजिशंस, और उन्होंने क्या कर दिया फिर कि जो सर्वेंट्स जो होते थे, जो बुरहान उल मुल्क के अपने थे, जो उन्हें विश्वास पात्र थे, उन्हीं को खाली पोजीशंस पे अपॉइंट कर दिया गया, ना कि मुगल्स के द्वारा अपॉइंट किया गया उन्हें। द अकाउंट्स ऑफ जागीरदार्स वर चेक्ड टू प्रिवेंट चीटिंग एंड द रेवेन्यू ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट्स वर रिसेस्ड बाय ऑफिशियल्स अपॉइंटेड बाय द नवाब्स ऑफ कोर्ट। देखो, जो अकाउंट्स थे ना, उनको चेक किया जाता था, किसके, जागीरदार के, और प्रिवेंट करना चाहते थे वो किसको, चीटिंग को, कि कोई धोखाधड़ी ना कर दे, को रेवेन्यू ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट जो है उन्हें वर रिसेस्ड बाय ऑफिशियल्स अपॉइंटेड बाय द नवाब्स कोर्ट। ठीक है, और वो पूरा ध्यान रखते थे कि कोई भी रेवेन्यू जो ले रहे हैं कैसे हो रहा है, ठीक हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई गड़बड़ तो नहीं चल रही है। ही सीज्ड अ नंबर ऑफ राजपूत जमींदार्स एंड एग्रीकल्चरली फर्टाइल लैंड ऑफ द अफगान्स ऑफ रोहिलखंड। बहुत सारी और भी ज़मीन पर उन्होंने कब्जा कर लिया, किसकी, जमींदार, राजपूत ज़मींदारी, और दूसरी तरफ से जो ऐसा एरिया था जिसमें खेती अच्छी होती थी, बहुत ही उपजाऊ भूमि होती थी जो, और उन्होंने कुछ ज़मीन अफ़गान्स की भी ली, और रोहेलखंड, जो रोहेलखंड में थी। द स्टेट डिपेंडेड ऑन लोकल बैंकर्स एंड महाजन्स फॉर लोन। तो जो स्टेट होती थी वो किस पे निर्भर करती थी, जो लोकल वहाँ के बैंकर्स होते थे, जो बैंक चलाते थे, और महाजन होते थे। ठीक है, उनसे लोन लिया करते थे वो लोग। इट सोल्ड द राइट टू कलेक्ट टैक्स टू द हाईएस्ट बिडर। तो किसको बेच देते थे ये टैक्स कलेक्ट कौन करता था, जो बहुत बड़ा बिडर होता था, कि कितना टैक्स ला के कोई देगा, सबसे ज़्यादा जो ला के देगा उसी को दे देते थे। दीज रेवेन्यू फार्मर्स इजारदार्स अग्री टू पे द स्टेट अ फिक्स्ड सम ऑफ मनी। तो ये रेवेन्यू फार्मर्स जो होते थे, उन्होंने स्टेट के साथ एक अग्रीमेंट करते थे, उनके साथ बातचीत होती थी कि हम इतना आपको टैक्स इतना इकट्ठा करके आपके पास दे देंगे। लोकल बैंकर्स गारंटेड द पेमेंट ऑफ दिस कंट्रैक्टेड अमाउंट टू द स्टेट। जो लोकल बैंकर्स थे ना, उन्होंने किसकी गारंटी दी, पेमेंट की, किसको, कॉन्ट्रैक्टर को, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था स्टेट में जितना बोला था कि हम इतना देंगे, तो वो देते थे। इन टर्न द रेवेन्यू फार्मर्स वर गिवन कंसिडरेबल फ्रीडम इन द असेसमेंट ऑफ द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। और जितना उन्होंने बोला वो उतना ही टैक्स देंगे स्टेट को, लेकिन तो उसके बदले में उनको पूरी स्वतंत्रता थी कि वो कितना टैक्स कलेक्ट खुद से अपनी मर्जी से कर सकते थे। दीज डेवलपमेंट्स अलाउड न्यू सोशल ग्रुप्स लाइक मनी लेंडर्स एंड बैंकर्स टू इन्फ्लुएंस द मैनेजमेंट ऑफ द स्टेट्स रेवेन्यू सिस्टम। तो इस वजह से क्या हो गया कि जो डेवलपमेंट से ये हुई, तो जो ज़मींदार हुआ करते थे, बड़े बड़े पैसे उधार देने वाले हुआ करते थे जो लोग, या बैंकर हुआ करते थे, उन लोगों का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ने लगा किस पे, राज्य के जो कर के व्यवस्था के ऊपर, कि कर का अब नए सिस्टम से उनको इकट्ठा करना था। समथिंग विच हैड नॉट ऑकर्ड इन द पास्ट। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था, बैंकर्स और मर्चेंट्स को ऐसा अधिकार दिया ही नहीं गया था कि वो टैक्स को कलेक्ट करें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बंगाल। बंगाल की बात अगर हम करें, बंगाल ग्रेजुअली ब्रोक अवे फ्रॉम द मुगल कंट्रोल अंडर मुर्शिद कुली खान। देखो, बंगाल किसके अंडर था, मुर्शिद कुली खान के अंडर। तो उस समय वो अलग हो चुके थे किससे, मुगलों से। हु वाज अपॉइंटेड एज द नायब। उनको कैसे अपॉइंट किया गया था, एक नायब के तौर पे, डेप्यूटी टू द गवर्नर ऑफ द प्रोविंस। अब नायब डेप्यूटी थी, वो किसके, गवर्नर के अंडर थे, जो प्रोविंस का था उसके अंडर थे। ऑल्दो नेवर फॉर्मल सूबेदार, हालांकि कभी भी वो फॉर्मल सूबेदार नहीं थे। मुर्शिद कुली खान वेरी क्विकली सीज्ड ऑल द पावर्स दैट वेंट विद द ऑफिस। तो मुर्शिद कुली खान काफ़ी स्मार्ट थे, तो उन्होंने बहुत ही जल्दी अपने कब्जे में कर ली सारी जितनी भी ताकतें थी किसकी, ऑफिस की। लाइक द रूलर्स ऑफ हैदराबाद एंड अवध, ही ऑल्सो कमांडेड द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। जैसे कि हैदराबाद और अवध के राजा लोग थे ना, उसी तरह से उन्होंने भी कर व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया। किसने, मुर्शिद कुली खान ने। ठीक है, इन एन एफर्ट्स टू रिड्यूस मुगल इन्फ्लुएंस इन बंगाल, ही ट्रांसफर्ड ऑल मुगल जागीरदार टू उड़ीसा एंड ऑर्डर अ मेजर रिसेसमेंट ऑफ द रेवेन्यूज ऑफ बंगाल। ऐसा था कि जो एफर्ट्स डाले गए क्या करने की, कि मुगल जो असर है, मुगलों का जो प्रभाव है बंगाल पे, और उन्होंने क्या किया, जितनी भी जागीर थी किसकी, मुगल जागीरदार्स की, जैसे कि उड़ीसा में बहुत सारे उन्होंने वापस ले लिए। तो उसके बाद जो है
रेवेन्यू बंगाल का था, उसके उसके रीअसेसमेंट किया, उसको दोबारा से उसका जांच पड़ताल की गई। ठीक है, रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड इन कैश विद ग्रेट स्ट्रिक्टनेस फ्रॉम द ऑल जमींदार्स। देखो जो रेवेन्यू होता था, कर होता था ना, वो बहुत ही कड़े उस पर नज़र रखी जाती थी और उसी हिसाब से उसको कलेक्शन किया जाता था, ताकि कोई भी धोखाधड़ी या किसी तरह का कोई भी बेईमानी बीच में ना घुस सके। एज ए रिजल्ट मेनी जमींदार हैड टू बोरो मनी फ्रॉम बैंकर्स एंड मनी लेंडर्स। इसका क्या होता था कि ज़मींदार को जितना कर बोला गया है उनको उतना देना पड़ता था। अगर नहीं वो पूरा कर पाए तो फिर वो क्या करते थे, लोन लेते थे, कर्ज लेते थे। किससे? बैंकर लोगों से, और फिर मनी लेंडर से, जो उधार देते थे पैसे, उनसे। दोज अनेबल टू पे वर फोर्स टू सेल देयर लैंड टू लार्जर जमींदार्स। अगर कुछ मनी लेंडर, अगर जो ज़मींदार हैं वो चीप पे ही नहीं कर पाते थे लोन, तो उनको फिर क्या कर दिया जाता था, ज़बरदस्ती उनकी ज़मीनें छीन ली जाती थी, बड़े ज़मींदार को दे दी जाती थी। द फॉर्मेशन ऑफ अ रीजनल स्टेट इन 18th सेंचुरी। जो रीजनल स्टेट्स का फॉर्मेशन होता है अब कब? 18th सेंचुरी में। बंगाल therefore led to the considerable change amongst the जमींदार। बंगाल में ज़मींदारों में बहुत ही बदलाव आता है। द क्लोज कनेक्शन बिटवीन द स्टेट एंड द बैंकर नोटिसेबल इन हैदराबाद। देखो जमींदार और बैंकर के बीच में क्लोज कनेक्शन देखने को, क्योंकि वो एक दूसरे उधार लेना, ये वो काफ़ी संबंध थे। तो ये कहाँ पे देखने को मिला? हैदराबाद, अवध में एज वेल, वहाँ पे भी देखने को मिला। ठीक है, अवध, हैदराबाद एंड बंगाल, तीनों जगह पे देखने। वॉज एविडेंट इन बंगाल अंडर द रूल ऑफ द अलीवर्दी खान। तो अलीवर्दी खान ने के समय में बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ गया ये सिस्टम। 1740 to 1756 तक रहे अलीवर्दी खान। ड्यूरिंग हिज रेन द बैंकिंग हाउस ऑफ द जगत सेठ बिकेम एक्सट्रीमली प्रॉस्पिरियस। अब जब अलीवर्दी खान का रूल चल रहा था, जगत सेठ नाम का एक बहुत ही बड़ा बैंकर सामने उभर कर आया। वो बहुत ही रिच थे। आज के समय में भी कोई प्राइवेट इंसान ऐसा है क्या जो हमारी भारत की गवर्नमेंट उसका फेवर करती हैं? बिल्कुल है, अंबानी हैं, बहुत सारे और 3-4 और ग्रुप्स हैं जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं, काफ़ी प्रभावशाली हैं, पर वैसे नहीं हैं जैसे उस समय में थे। इफ़ वी टेक अ बर्ड्स आई व्यू, अगर हम नज़र घुमा के देखें तो वी कैन डिटेक्ट 3 कॉमन फीचर्स अमंग्स दी स्टेट। 3 समानताएं हैं इन स्टेट्स में। फर्स्ट, दो मेनी ऑफ द लार्जर स्टेट्स वर एस्टैब्लिश्ड बाय एस्टवाइल मुगल नोबल्स, दे वर हाईली सस्पिशियस ऑफ सम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दैट दे हैड इनहेरिटेड। तो जो बहुत सारे बड़ी बड़ी स्टेट्स थी ना, किसके द्वारा की गई थी? जो पहले मुगल थे उनके द्वारा स्थापित की गई थी, मुगल नोबल्स के द्वारा। लेकिन उन्हें किस पे शक होता था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव, जो प्रशासनिक व्यवस्था है जो उन्होंने उनसे मुगल से ली है, वो सही है या नहीं। इन पर्टिकुलर द जागीरदारी सिस्टम, जागीरदारी सिस्टम पे बहुत दिक्कत होती थी उनको, क्योंकि जागीरदार बहुत बीच में गड़बड़ हो जाती थी कलेक्शन में रेवेन्यू के। सेकेंड, देयर मेथड ऑफ कलेक्शन डिफर्ड। अब वो जो हर जगह पे थे ना, जितने भी राज्य थे, उनके अपने अपने तरीके थे वहाँ पे क्या करना, कर कैसे इकट्ठा करना है, के रेत अपने तरीके थे उनके। रादर देन रिलाइंग अपॉन द ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट, ऑल 3 रिजीम्स कंट्रैक्टेड विद रेवेन्यू फार्मर्स फॉर द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। देखो, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहते थे? स्टेट के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहते थे वो। तो इन तीनों में क्या कर दिया, रेवेन्यू फार्मर्स के साथ ही सीधा अपना कनेक्शन जोड़ दिया। द प्रैक्टिस ऑफ द इजारादारी थोरली डिसअप्रूव्ड ऑफ द मुगल स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया इन द 18th सेंचुरी। इजारादारी जो सिस्टम था ना, जिसमें इकोनॉमिक फार्मर्स आते थे, जैसे वो खुद ही कर देते थे, तो इसमें मुगल्स तो इसको सपोर्ट नहीं करते थे। स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया इन द 18th सेंचुरी। तो 18वीं शताब्दी में सारे भारत में आ चुका था ये सिस्टम। द थर्ड कॉमन फीचर इन ऑल दिस रीजनल स्टेट वाज देयर एमर्जिंग रिलेशनशिप विद रिच बैंकर्स एंड मर्चेंट। देखो, थर्ड कॉमन फीचर कैसे हो गया कि जो रीजनल, जो क्षेत्रीय स्थानीय जो प्रबंध था, उसमें बैंकर्स का या मर्चेंट्स का, व्यापारियों का बहुत बड़ा प्रभाव रहता था, क्योंकि जब भी ज़रूरत पड़ती थी किसी को भी, तो वो उनसे कर लिया करते थे, उधार लिया, लोन लिया करते थे, कर्जा लिया करते थे। दीज पीपल लेंट मनी टू रेवेन्यू फार्मर्स। ये इजारदारी लोग जो थे ना, इजारदारी सिस्टम से साथ जुड़े हुए, उनको पैसे देते थे। received land as security and collected taxes from these lands through their own agents। तो इनको फिर, इन लोगों को क्या मिलती थी? ज़मीनें मिलती थी। किसके तौर पे? जैसे कहते हैं ना, कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट कर दो भाई, अगर आप हमसे कर्जा ले रहे हो तो अगर कल को आप नहीं लौटा पाए तो हमें हम किस बेस पे आपको कर्जा देते हैं। तो उस वजह से वो उनसे ज़मीनें ले लेते थे, फिर वहाँ पे अपने एजेंट्स को भेज के अपना कर इकट्ठा करके लाते थे। थ्रू आउट इंडिया द रिचेस्ट मर्चेंट एंड द बैंकर वर गेनिंग अ स्टेक इन द न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर। देखो, जो बहुत रिच होते थे ना, बहुत ताकतवर जो व्यापारी होते थे या फिर बैंकर्स होते थे, उनको अब राजनीतिक व्यवस्था में भी जगह मिलने लगी थी। द वतन जागीर ऑफ द राजपूत, वो क्या होता है? मेनी राजपूत किंग, पर्टिकुलरली दोज बिलोंगिंग टू अंबर एंड जोधपुर, हैड सर्व्ड अंडर द मुगल्स विद डिस्टिंक्शन। देखो, बहुत सारे ऐसे राजा थे जैसे कि अंबर और जोधपुर के, इन्होंने बहुत ही अच्छे से सेवा की थी, किसकी? मुगल लोगों की।
तो इन एक्सचेंज दे वर परमिटेड टू एंजॉय कंसिडरेबल ऑटोनॉमी इन देयर वतन जागीर। तो जब वो सेवा करते थे ईमानदारी से, उनका पूरा मुगल्स को फॉलो करते थे वो, तो उस वजह से मुगल्स ने उन्हें पूरी आज़ादी दे रखी थी, पूरी स्वतंत्रता दे रखी थी कि वो अपने एरिया में अपने राज्य को अपने तरीके से चला सकें, जिसका नाम वो लोग क्या बोलते हैं, वतन जागीर, कि तुम्हारा ही है ये और तुम अपने पास रखो, लेकिन सिर्फ तुम्हें हमें मानना पड़ेगा कि हम राजा हैं तुम सभी ऊपर। इन द 18th century these rulers now attempted to extend their control over adjacent region। अब 18वीं शताब्दी में ये जो राजा लोग थे ये चाहते थे कि आसपास के जितने एरिया हैं उनके अंडर आ जाएं। अजीत सिंह द रूलर ऑफ द जोधपुर वाज आल्सो इन्वॉल्व इन द फैक्शनल पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट। देखो जो अजीत सिंह थे ना, जोधपुर के राजा थे ये किस में शामिल थे, जो फैक्शनल पॉलिटिक्स हुआ करती थी, कहाँ पे, मुगल कोर्ट में, मुगल दरबार में जो थी, मतलब फैक्शन बने हुए थे ना, तो उस वजह से ये भी उसका हिस्सा थे। ठीक है, दीज इन्फ्लुएंशियल राजपूत फैमिली क्लेम द सूबेदारी ऑफ द रिच प्रोविंसेस ऑफ गुजरात एंड मालवा। ये जो बहुत ही प्रभावशाली परिवार थे ना राजपूत, तो कहाँ की सूबेदारी का ये अपने आप को मानते थे, गुजरात और मालवा की सूबेदारी अपना हक मानते थे। ये राजा अजीत सिंह ऑफ जोधपुर हेल्ड द गवर्नरशिप ऑफ गुजरात। जो जोधपुर के राजा अजीत सिंह थे ना, उनको किसकी गवर्नर, कहाँ के गवर्नर थे वो, गुजरात के। एंड सवाई राजा जय सिंह ऑफ आम्बिर वॉज गवर्नर ऑफ मालवा। ठीक है, आम्बेर जो थे वो कहाँ के गवर्नर थे, मालवा के थे। सॉरी, राजा जय सिंह जो थे आम्बेर के जो थे मालवा के गवर्नर बने। दीज ऑफिसर्स वर रिन्यूड बाय एम्परर जहांदार शाह। दोबारा इनको रिन्यू किया गया, किसने किसने किया था, जहांदार शाह, यानी कि ये पहले थे और फिर से जहांदार शाह ने इन्हें अपॉइंट करके गवर्नर बना दिया 1713 में। दे ऑल्सो ट्राइड टू एक्सटेंड देयर टेरिटरीज बाय सीजिंग पोर्शंस ऑफ इंपीरियल टेरिटरीज नेबरिंग देयर वतन्स। तो ये क्या करते थे, अपने जो टेरिटरीज होती थी, अपने जो ज़मीन के जो पीसेस होते थे उनको बढ़ाने, सीज करते थे दूसरों की भी, ताकि जो इंपीरियल टेरिटरीज आसपास थी वो भी अपने अंडर लेने की कोशिश भी की इन लोगों ने। नागपुर वॉज कंक्वर्ड एंड नेक्स्ट टू द हाउस ऑफ जोधपुर। नागपुर को जीत लिया गया और किसको एनेक्स कर दिया गया, जोधपुर के हाउस को। वाइल अम्बेर सीज लार्ज पोर्शन ऑफ बूंदी। आम्बेर के जो घराना था उन्होंने क्या, किसको जीत लिया, किसको अपने कब्जे में किया, बूंदी को। सवाई राजा जय सिंह फाउंडर हिज न्यू कैपिटल एट जयपुर एंड ही वाज द सूबेदार, ही वाज गिवन द सूबेदारी ऑफ आगरा इन 1722। देखो सवाई राजा जो जय सिंह थे ना, उन्होंने कैपिटल कहाँ पे, अपना राजधानी कहाँ पे घोषित की थी, जयपुर में, और उन्हें सूबेदारी कहाँ की मिलती है, आगरा की। कब मिलती है, 1722 में। मराठा कंपेन्स इनटू राजस्थान फ्रॉम द 1740s अप टू सिवियर प्रेशर ऑन दीज प्रिंसिपैलिटीज एंड चेक्ड देयर फर्दर एक्सपेंशन। ठीक है, ऐसा था कि मराठास ने जो राजस्थान में अपने कंपेन किए थे, उनके खिलाफ युद्ध किया था, 1740 से लेके बहुत सारा प्रेशर डालते हैं वो, उनके अटैक्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा इन लोगों पे प्रेशर आ गया था। सवाई राजा जय सिंह ऑफ जयपुर। ठीक है, जयपुर के राजा थे ये, देखो ये गढ़ है वहाँ का, फोर्ट जिसको बोलते हैं, बहुत ही पॉपुलर था वहाँ का ये। तो ये क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ राजा जय सिंह इन द पर्शियन अकाउंट ऑफ 1732। पर्शियन में एक बुक लिखी गई है जिसमें राजा जय सिंह का जिक्र आता है, उनके बारे में बोला गया। राजा जय सिंह वॉज एट द हाइट ऑफ हिज पावर। राजा जय सिंह तब बहुत ही ताकतवर थे। ही वॉज द गवर्नर ऑफ आगरा फॉर 12 ईयर्स। उन्हें गवर्नरशिप यानी कि क्या बनाया गया था, एक तरह से राजा ही बना दिया गया था, कहाँ का, आगरा का गवर्नर बना दिया गया था। एंड ऑफ मालवा फॉर 5 और 6 ईयर्स। 12 साल वो आगरा में रहे, मालवा में 5 या 6 साल रहे। ही पोजेस्ड अ लार्ज आर्मी। उनके पास बहुत ही आर्मी थी, अच्छी खासी आर्मी इकट्ठी करके रखी थी। अर्टिलरी होता है जो, ये गोला बारूद वगैरह। एंड द ग्रेट वेल्थ, बहुत धन साथ में। हिज वे एक्सटेंडेड फ्रॉम दिल्ली टू द बैंक्स ऑफ द नर्मदा। उनकी जो ध्वज था उन कहाँ तक लहराता था, नर्मदा के किनारे तक। ठीक है, सीजिंग इंडिपेंडेंस द सिक्स। अब जो कोशिश कर रहे थे इंडिपेंडेंस पाने की, जैसे कि सिक्स, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्स इंटू पोलिटिकल कम्युनिटी ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी। देखो सिख लोग क्या थे, जब शुरुआत हुई थी, गुरु नानक देव जी ने इन्हें शुरू किया था, हमने पहले पीछे चैप्टर में पढ़ा हुआ है। उन्होंने क्या किया था, वो चाहते थे कि जो अलग अलग रिचुअल्स हैं, अलग अलग रीतियाँ हैं, जैसे बहुत सारी बलियाँ वगैरह चढ़ानी पड़ती हैं, इतना बड़े बड़े रिवाज करने पड़ते, उनके खिलाफ थे वो। उन्होंने कोई ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल नहीं बनानी थी, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ ये चीज़ बदलती गई और वो पोलिटिकल कम्युनिटी बन गई। कब, 17th सेंचुरी में। तो ये 8 चैप्टर में हमने, इस बुक का तो 8 चैप्टर है, लेकिन पुरानी में 6th में शायद, न्यू में 6th में। हेल्प्ड इन रीजनल स्टेट बिल्डिंग इन द पंजाब। देखो रीजनल स्टेट्स को, न्यू स्टेट बनी जैसे पंजाब में। सेवरल बैटल्स वर फॉट बाय गुरु गोविंद सिंह अगेंस्ट द राजपूत एंड मुगल रूलर्स। देखो गुरु गोविंद सिंह ने राजपूत के खिलाफ और मुगल्स के खिलाफ बहुत सारे युद्ध किए थे। राजपूत वो जो मुगल्स के साथ थे उनके खिलाफ। ठीक है, देन क्या है,
both before the after the institution of the Khalsa in 1699, after the death of 1700, after the death in 1708, the Khalsa rose to revolt. देखो, गोविंद सिंह जो थे, गुरु गोविंद सिंह थे, उनकी डेथ होती है 1708 में। तो खालसा जो है विद्रोह में खड़े हो गए, किसके? मुगल अथॉरिटी के। किसके अंडर? बंदा बहादुर सिंह की लीडरशिप, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह को असैसिनेट करवाया गया, मरवाया गया उनको। डिक्लेयर देयर सॉवरेन, उनको, उन्होंने अपने आप की सब प्रभुता, उन्होंने कहा कि ये हमारा राज्य है, हमारे ऊपर कोई रूल नहीं कर सकता, हमारा रूल खुद का होगा। बाय स्ट्राइकिंग कॉइन्स इन द नेम ऑफ गुरु नानक एंड गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने एक सिक्के बनाए, किसके नाम के? गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के। एंड एस्टैब्लिश देयर ओन एडमिनिस्ट्रेशन बिटवीन सतलज एंड द जमुना, और उन्होंने अपना ही जो प्रशासन है कहाँ शुरू किया? सतलुज और जमुना के बीच का जितना भी एरिया था वहाँ पे। बंदा बहादुर वॉज कैप्चर्ड इन 1715, 1715 में बंदा बहादुर को पकड़ लिया गया एंड एग्जीक्यूटेड इन 1716, और उन्हें मार दिया गया, फांसी लगा दी गई। कब? 1716 में। ठीक है, नाउ देखते हैं हम। अंडर अ नंबर ऑफ द एबल लीडर इन द 18th century, द सिख ऑर्गेनाइज्ड themselves into a number of bands called जत्थास। देखो, बहुत सारे काबिल जो लीडर थे उस समय के 18वीं शताब्दी के, तो सिख्स ने उनके अंडर खुद को क्या घोषित कर दिया? खुद क्या बना दिए? जत्थे, यानी बैंड, अलग अलग ग्रुप बना दिए गए जो कि युद्ध के लिए तैयार रहते थे। एंड लेटर इन द मिसल, और उन्हें फिर बाद में मिसल बोला जाने लगा। ठीक है, देयर कंबाइंड फोर्सेस वर नोन एज द ग्रैंड आर्मी, जो उनकी मिली जुली जो फोर्सेस होती थी ना, सभी जितनी भी मिसलें इकट्ठी होती थी, वो सारी फोर्सेस को क्या बोलते थे? वो ग्रैंड आर्मी बोलते थे, यानी कि दल खालसा। पूरे सब लोग मिलके दल खालसा बनाते थे। द एंटायर बॉडी यूज टू मीट एट अमृतसर एट द टाइम ऑफ बैसाखी एंड दिवाली, सभी लोग मिलते थे कब कब? दिवाली और बैसाखी के दिन पे। क्यों? टू टेक कलेक्टिव डिसीजन नोन एज द रेजोल्यूशन ऑफ द गुरमट्स। तो ये जैसे शपथ लेते हैं ना, जब राष्ट्रपति पद धारण करते हैं, इसी तरह से ये लोग क्या करते थे? मिलते थे, कुछ फैसले लेते थे कि हमें किस तरह से अगर मुगलों का विद्रोह करना है तो कैसे क्या करना है, ये सब करके। अ सिस्टम कॉल्ड राखी वॉज इंट्रोड्यूस, एक राखी नाम का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, ऑफरिंग प्रोटेक्शन टू द कल्टिवेटर्स इन द पेमेंट ऑफ द टैक्स ऑफ 20% ऑफ द प्रोड्यूस। तो क्या करते थे कि ये उन किसानों को प्रोटेक्शन, सुरक्षा प्रदान करते थे इस राखी सिस्टम के अंडर, जो उनको 20% कर दिया करते थे अपनी उपज का। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह हैड इंस्पायर्ड द खालसा विद द बिलीफ दैट देयर डेस्टिनी वाज टू रूल। देखो, गुरु गोविंद सिंह ने प्रेरणा दी थी खालसा को कि जैसे उनकी जो किस्मत है, क्या है? राज करने की है, राज करेगा खालसा, ये करके, मतलब उनका एक डायलॉग हुआ करता था। देयर वेल नीट ऑर्गेनाइजेशन इनेबल दैम टू पुट अप अ सक्सेसफुल रेजिस्टेंस टू द मुगल गवर्नर। जो उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी ना, जो ग्रुप था, वो काफ़ी ज़्यादा आपस में अच्छे से उनका तालमेल था, जुड़े हुए थे। तो उन्होंने मुगल्स के खिलाफ भी अपने आप को रेजिस्ट करना, वो रेजिस्ट किया था उन्होंने, उनकी भी खिलाफत की, विद्रोह किया अपने इस एकता के चलते। First and then to Ahmad Shah Abdali, who had seized the rich province of the Punjab and the सरकार of Sirhind from the मुगल। ठीक है, तो क्या था कि उन्होंने पहले तो वो मुगल्स के खिलाफ से, फिर अहमद शाह अब्दाली जब आते हैं तो उन्होंने उनके खिलाफ भी काफ़ी तगड़ा जो है रेजिस्टेंस प्रस्तुत किया था। और उसके बाद और जो सरकार ऑफ सिरहिंद फ्रॉम द मुगल्स, तो बहुत मुगल से भी सिरहिंद वाले एरिया को छीन लिया। द खालसा डिक्लेयर देयर सॉवरेन रूल बाय स्ट्राइकिंग देयर ओन कॉइन्स अगेन इन 1765। दोबारा उन्होंने खालसा जो ग्रुप है, उन्होंने अपना संप्रभुता घोषित कर दी कि भाई हम खुद के राजा खुद ही हैं, और अपने कॉइन्स उन्होंने बनाना शुरू कर दिए दोबारा 1765 में। सिग्निफिकेंटली दिस कॉइन बोर द सेम इंस्क्रिप्शन एज द वन इन ऑन द ऑर्डर्स इशूड बाय द खालसा इन द टाइम बंदा बहादुर। उनका सब कुछ सेम था, जैसे बंदा बहादुर के समय में सिखों के ऊपर जो था ना, वही उन्होंने भी शुरू किया। द सिख टेरिटरीज इन द लेट 18th century extended from the Indus to the जमुना, बट दे वर डिवाइडेड अंडर डिफरेंट रूलर्स। सिख जो टेरिटरीज थे, सिख के जो भाग थे ना, लेट 18th century में कहाँ से कहाँ तक थे? इंडस कौन सी सिंधु से लेके जमुना तक, वो उन्हीं के अंडर आए, और वो डिवाइडेड थे अलग अलग रूलर्स के, छोटे छोटे राजा लोग थे उनके बीच में बांटे हुए थे। उनमें से एक थे महाराजा रंजीत सिंह। रीयूनाइटेड दीज ग्रुप्स एंड एस्टैब्लिश्ड हिज कैपिटल एट लाहौर इन 1799। महाराजा रंजीत सिंह बहुत ही प्रसिद्ध राजा हुए हैं सिखों के, जिन्होंने अपना जो राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर में बनाई थी। कब? 1799 में। ठीक है, The Marathas kingdom was another powerful regional kingdom to arise out of the sustainable opposition of the Mughal rule। देखो, मराठा किंगडम जो था ना, वो भी एक बहुत ही पावरफुल रीजनल किंगडम, क्षेत्रीय एक साम्राज्य था, जो कि
वो किसके खिलाफ खड़े हुए थे? मुगल्स के ही खिलाफ थे वो भी। शिवाजी 1627 टू 1680 तक उन्होंने रूल किया। कार्व्ड आउट अ स्टेबल किंगडम विद द सपोर्ट ऑफ पावरफुल वॉरियर फैमिली देशमुख्स। उन्होंने एक अपनी ही साम्राज्य स्थापित किया था। किसकी मदद से? जो बहुत ही ताकतवर योद्धा परिवार थे जिनको देशमुख्स बोलते थे, उनकी मदद से। ग्रुप्स ऑफ हाईली मोबाइल पीजेंट पेस्टोरलिस्ट्स कुनबीज, देखो ये, और कौन से ग्रुप शामिल थे इसमें? जो मोबाइल यानी कि इधर उधर घूमने वाले लोगों के, और किसान, और फिर जो जानवर वगैरह पालते थे पेस्टोरलिस्ट, जिनको कुनबीज बोलते थे। प्रोवाइडेड द बैकबोन ऑफ द मराठा आर्मी। ये लोग एक रीढ़ की हड्डी की तरह करते थे काम, किसके लिए? मराठा आर्मी के लिए। काफ़ी ताकत देते थे ये मराठा आर्मी को। शिवाजी यूज दीज फोर्सेज टू चैलेंज द मुगल्स इन द पेनिनसुला। शिवाजी ने ये फोर्सेज को किस लिए यूज़ किया था, कहाँ इस्तेमाल किया था? मुगल्स को पेनिनसुला में, जो नीचे का भाग है, दक्षिण भारत का भाग है, वहाँ पे मुगल्स को काफ़ी बड़ा टक्कर दी थी इन्होंने। आफ्टर शिवाजीज डेथ इफेक्टिव पावर इन द मराठा स्टेट वॉज वील्ड बाय द फैमिली ऑफ चित्पावन ब्राह्मण्स हु सर्व शिवाजी सक्सेसर एज पेशवास। देखो जब शिवाजी की डेथ होती है ना, उसके बाद चित्पावन ब्राह्मण परिवार आ जाता है, जो पेशवा के रूप में उनको सर्व करते थे, सर्विस करते थे उनकी, और प्रिंसिपल मिनिस्टर हुआ करते थे किसके? शिवाजी के टाइम के। तो पूना बिकेम द कैपिटल ऑफ मराठा किंगडम। अब जो मराठा का जितना साम्राज्य था ना, उनका जो राजधानी थी वो कहाँ पे थी? पूना में थी। अंडर द पेशवा द मराठा डेवलप्ड अ वेरी सक्सेसफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। पेशवा के समय बहुत ही अच्छा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन हुआ। देयर सक्सेस ले इन द बाईपासिंग द फोर्टिफाइड एरियाज ऑफ द मुगल। तो वो उन्होंने क्या किया था? बाईपास कर दिया था किसको? फोर्टिफाइड मुगल एरियाज को। बाय रेडिंग सिटीज एंड बाय इंगेजिंग मुगल आर्मीज इन एरियाज वेयर देयर सप्लाई लाइन एंड द रेनफोर्समेंट कुड बी इजिली डिस्टर्ब्ड। वो क्या करते थे? मुगल्स को परेशान करते थे, उनकी आर्मीज को परेशान करते थे, उनकी जो सप्लाई लाइन होती थी जहाँ से उनको चीज़ें जाती आती थी, उनको डिस्टर्ब करते थे, परेशान करते थे वहाँ से, ताकि वो वहाँ से कुछ अपने लिए पैसा इकट्ठा कर सकें अपने आपको सर्वाइव करने के लिए। ठीक है। देन क्या था? बिटवीन 1720 टू 1761 द मराठा एम्पायर एक्सपेंडेड। 1720 से लेकर 1761 तक जो है मराठा का जो साम्राज्य है वो काफ़ी फैल चुका था। इट ग्रेजुअली चिप्ड अवे एट द अथॉरिटी ऑफ द मुगल एम्पायर। ये धीरे धीरे क्या हो जाता है? मुगल एम्पायर को भी इन्होंने पछाड़ना शुरू किया था। ठीक है। अब मालवा और गुजरात को भी कब्जे में कर लिया। किससे? मुगल से। कब कब हुआ था ये सब? 1720 में। बाय 1730 द मराठा किंग वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज द ओवरलॉर्ड ऑफ द इंटायर दक्कन पेनिनसुला। 1700, देखो मराठा किंग जो था उन्होंने क्या किया था? रिकॉग्नाइज किया किस चीज़ को? अपनी अपनी जो ओवरलॉर्डशिप जिसको बोलते हैं, खुद को राजा घोषित कर देना पूरे दक्षिण भारत का। ठीक है। ही पोजेस्ड द राइट टू लेवी चौथ एंड देशमुख टू द इन द इंटायर रीजन। तो उन्होंने खुद को कहा कि भाई हम चौथ और देशमुख जो है ना, चौथ और सरदेशमुख, ये दो तरह के टैक्स हुआ करते थे, तो ये उन्होंने लगाना शुरू कर दिए। चौथ क्या होता था? 25% ऑफ द लैंड रेवेन्यू क्लेम्ड बाय जमींदार्स इन द दक्कन वॉज दिस वॉज कलेक्टेड बाय द मराठास। देखो मानो ये एक सर्कल है, ये एक कर का भाग है। ठीक है। इसको 4 हिस्सों में बांट दो। ठीक है। 4 हिस्सों में बांट दिया, 1 2 3 4। ठीक है। इस तरह से ये क्या है? टैक्स का। तो इसमें से चौथा हिस्सा ये ले लेते थे। ठीक है। तो इसको चौथ बोलते थे। सरदेशमुखी क्या होता था? सरदेशमुखी को अगर हम देखेंगे तो ये देखो, ये लिखा हुआ है 9-10% ऑफ द लैंड रेवेन्यू पेड टू द हेड रेवेन्यू कलेक्टर्स इन द दक्कन। तो लगभग 10% उनकी जो प्रोडक्शन है उनका वो ले लिया करते थे, तो इसको बोलते थे सरदेशमुखी। आफ्टर रेडिंग दिल्ली इन 1737 द फ्रंटियर ऑफ द मराठा डोमिनेशन एक्सपेंडेड रैपिडली। जब उन्होंने आक्रमण किया 1737 में दिल्ली पे, तो उनका जो बाउंड्री लाइन जो थी वो और बढ़ चुकी थी तेज़ी से। इनटू राजस्थान एंड द पंजाब इन द नॉर्थ। अब वो राजस्थान तक पहुंच गए थे, पंजाब तक उत्तर भारत में पहुंच चुके थे। इनटू बंगाल एंड उड़ीसा इन द ईस्ट। जो पूर्वी भारत की बात करें तो बंगाल और उड़ीसा की तरफ उनका फैलाव हो चुका था। एंड इनटू कर्नाटका एंड तमिलनाडु एंड तेलुगु फॉर्मली तेलुगु कंट्रीज इन द साउथ। बहुत बड़ा साम्राज्य बना दिया उन्होंने। कर्नाटका में पहुंच गए, तमिलनाडु तक, तेलुगु तक पहुंच गए दक्षिण भारत की। दीज वर नॉट फॉर्मली इंक्लूडेड इन द मराठा एम्पायर। पूरी तरह से इन्होंने अपने अंडर नहीं किया था इनको, बट वर मेड टू पे ट्रिब्यूट एज अ वे ऑफ एक्सेप्टिंग मराठा सॉवरेंटी। उन्हें कहा गया कि हमारी जो जो हमारा जो साम्राज्य है आपको स्वीकारना है, हम राजा के रूप में हमें आप स्वीकारेंगे, और क्या देंगे? हमें ट्रिब्यूट देंगे, हमें
कर दिया करेंगे, आप लोग टैक्स दिया करेंगे, ठीक है। एक्सपेंशन ब्रॉट इनॉर्मस रिसोर्सेज बट इट केम टू एट अ प्राइस, मतलब एक्सपेंशन से बहुत सारे उनको रिसोर्सेज मिलने लगे, बहुत सारी उनको धनराशि प्राप्त होती थी, लेकिन इसकी भी एक कीमत थी उनके लिए। दीज मिलिट्री कंपेन्स ऑल्सो मेड अदर रूलर्स हॉस्टाइल टूवर्ड्स द मराठास। ये जो मिलिट्री युद्ध किया करते थे ना, ये दूसरे राजा उनके खिलाफ होते, उनको नफरत होती गई धीरे धीरे मराठा लोगों के साथ, जहाँ जाते थे हमला करते थे, कब्जा कर लेते थे। एज अ रिजल्ट दे वर नॉट इंक्लाइंड टू सपोर्ट द मराठा ड्यूरिंग द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761। इसका क्या रिजल्ट हुआ कि जब नादिर शाह आया भारत में, तो जब हमला हुआ अब्दाली का, तो उस समय किसी ने भी मराठा का साथ नहीं दिया था। अलॉन्ग साइड एंडलेस मिलिट्री campaigns, the Marathas developed an effective administrative system as well. Once conquest had been completed, in Maratha rule was सिक्योर। देखो एक बार क्या हो जाता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है अच्छे से स्थापित हो गया, ठीक है, और जो जीतने का सिलसिला जो था वो सिक्योर हो चुका था, अब काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू आने लगा था। उन्होंने फिर लोकल कंडीशन को भी ध्यान देने शुरू कर दिया कि कोई प्रॉब्लम क्या है, कैसे सुधार लाया जा सके। एग्रीकल्चर वॉज एनकरेज्ड एंड ट्रेड रिवाइव्ड। अब फिर उसके बाद जब उन्होंने बहुत सारा एरिया जीत लिया, वो साम्राज्य अपने अंडर कर लिया, तो उसके बाद उन्होंने फिर खेती बाड़ी पे भी ध्यान दिया और व्यापार का भी कैसे उसे सबको ठीक किया जाए, ये सब ध्यान देने लगे वो। दिस अलाउड मराठा चीफ लाइक सिंधिया ऑफ ग्वालियर, गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा एंड भोंसले ऑफ नागपुर द रिसोर्सेज टू रेज पावरफुल आर्मीज। देखो इससे क्या हो गया, अलग अलग परिवार थे ना ये, ग्वालियर सिंधिया थे ग्वालियर में, गायकवाड़ थे बड़ौदा में, भोंसले नागपुर में, ये सब मराठा थे। तो आर्मीज उन्होंने बनाई थी ना सबने अपनी अपनी। मराठा कंपेन्स इनटू मालवा इन 1720 डिड नॉट चैलेंज द ग्रोथ ऑफ प्रोस्पेरिटी ऑफ द सिटीज़ इन द रीजन। देखो वो जब वो इन्वेजन कर रहे थे ना, तो उन्होंने कोई भी परेशानी, जो वहाँ की ग्रोथ, वहाँ की प्रोस्पेरिटी थी, उससे कोई भी परेशानी क्रिएट उसके लिए नहीं की थी उन्होंने। उज्जैन जो है एक्सपैंड करता है किसके अंडर, सिंधियाज के अंडर, किसके अंडर, सिंधियाज के अंडर, ठीक है। देखो ये सारी जगह जो है ना आपको मैप में देखनी चाहिए, ताकि आपको पता रहे कि कौन सी जगह कहाँ पे है, मैप ज़रूरी देखना है। अंडर सिंधियाज, पेट्रोनेज एंड इंदौर अंडर होलकर्स। इंदौर किसके अंडर था, होलकर्स के। बाय ऑल अकाउंट्स दीज सिटीज़ वर लार्ज एंड प्रॉस्पेरस एंड फंक्शन एज इंपॉर्टेंट कमर्शियल एंड कल्चरल सेंटर। ये बहुत बड़ी बड़ी और बहुत ही खुशहाल शहर थे, जो बहुत अच्छे आर्थिक केंद्र बन चुके थे और सांस्कृतिक केंद्र बन चुके थे अपने समय में। न्यू ट्रेड रूट्स इमर्ज विद इन द एरियाज कंट्रोल्ड बाय द मराठास। नए जो व्यापारिक रास्ते थे ना, वो भी आए सामने, किसके अंडर, मराठास के साम्राज्य के अंडर। क्योंकि जब उन्होंने एरिया जीत लिया, अब वो काफ़ी रिसोर्सेज उनके पास हो चुके थे, तो अब वो चाहते थे कि तरक्की की ओर ध्यान दिया जाए। तो द सिल्क प्रोड्यूस इन द चंदेरी रीजन नाउ फाउंड अ न्यू आउटलेट इन पुना। चंदेरी रीजन में जो सिल्क बनता था ना, वो कहाँ से, पुना की तरफ से, अब वहाँ से उन्होंने एक नया रास्ता निकाला। द मराठा कैपिटल बुरहानपुर, विच हैड अर्लियर पार्टिसिपेटेड इन द ट्रेड बिटवीन आगरा एंड सूरत, नाउ एक्सपेंडेड इट्स hinterland it to include Pune and Nagpur in the south and Lucknow and Allahabad in the east। अब क्या हो जाता है कि बुरहानपुर जो पहले कहाँ पे किसके साथ पार्टिसिपेट करते थे, ट्रेड किसके साथ होता था उनका, आगरा और सूरत के साथ। अब कहाँ की तरफ उनका एक्सपैंड हो गया था, पूना की तरफ, नागपुर की तरफ। अब उनका व्यापार बढ़ रहा था, और साउथ लखनऊ और एंड इलाहाबाद ईस्ट में, ठीक है, इस तरह से उनका व्यापार जो था बढ़ रहा था। द जाट्स क्या कहते हैं अभी कि like the other states, the Jats consolidated their power during the 17th and 18th centuries under their leader। जाट्स ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दी में अपने लीडर्स के अंदर अपनी पावर्स को बढ़ाया। चूड़ामन दे एक्वायर्ड कंट्रोल ओवर टेरिटरी सिचुएटेड इन द वेस्ट ऑफ द सिटी ऑफ दिल्ली। देखो चूड़ामन नाम के लीडर थे इनके, और इन्होंने कौन से राज्य को लिया था, जो दिल्ली के पश्चिम की तरफ थी, ठीक है। एंड बाय द 1680s दे हैड बिगन डोमिनेटिंग द रीजन बिटवीन द टू इंपीरियल सिटीज ऑफ दिल्ली एंड आगरा। तो उनके अंडर कौन सा एरिया आ जाता था, अगर मानो दिल्ली यहाँ पे है तो आगरा यहाँ पे है, ठीक है, आगरा यहाँ पे, तो इसके बीच का जो रीजन है वो किसके अंडर है, जाट्स के अंडर आ गया था, ठीक है। The Jats were prosperous agriculturists at the town like Panipat and बल्लभगढ़ became important trading centers in the areas dominated by them। देखो पानीपत और बल्लभगढ़ नाम के दो एरियाज थे जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, काफ़ी सिग्निफिकेंट माने जाते थे व्यापार की दृष्टि से, और ये किसके अंडर थे, ये भी जाट्स के ही अंडर थे। अंडर सूरजमल द किंगडम ऑफ भरतपुर एमर्ज्ड एज अ स्ट्रॉन्ग स्टेट। सूरजमल नाम के एक लीडर हुए जाट्स के, उनके अंडर भरतपुर जो है काफ़ी ताकतवर स्टेट के रूप में सामने आया। अंडर व्हेन नादिर शाह सैक्ड दिल्ली इन 1739, many of the city notable
टुक रिफ्यूज देयर। तो बहुत सारे जो सिटीज़ के बहुत सारे लोग थे जिन्होंने वहाँ पे क्या ली, शरण ली थी वहाँ पे, ठीक है। हिज सन जवाहर शाह हैड 30,000 ट्रूप्स ऑफ हिज ओन एंड हायर्ड, उनके बेटे जो थे उनका नाम क्या था, जवाहर शाह। तो जवाहर शाह के लगभग 30,000 ट्रूप्स खुद के थे जो उन्होंने हायर किए हुए थे। हायर करना होता है जैसे किराए पे लेना लेना है ना, वो पेमेंट देके। अनदर 20,000 मराठा एंड 15,000 सिक्स ट्रूप्स टू फाइट द मुगल्स। तो इस तरह से उनके क्या थे, मुगल के खिलाफ युद्ध के लिए उन्होंने 20,000 मराठा और 15,000 ट्रूप किसके थे, मुगल सिक्स के थे उनके साथ। वाइल द भरतपुर फोर्ट वॉज बिल्ट इन अ फेयरली ट्रेडिशनल स्टाइल, जो भरतपुर का किला था ना वो एक बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से, पुराने तरीके से बनाया गया था। एट डिग द चार्ट्स बिल्ट एन एलेबोरेट गार्डन पैलेस कंबाइनिंग स्टाइल सीन एट अंबर एंड आगरा। तो उन्होंने एक बहुत सुंदर पैलेस बनाया था नीचे और उस पैलेस को किस तरह से बनाया था, आमेर और आगरा में देखे हुए बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर की कुछ एग्जांपल्स लेके, ठीक है। इट्स बिल्डिंग्स वर मॉडल्ड ऑन आर्किटेक्चरल फॉर्म फर्स्ट एसोसिएटेड विद रॉयलिटी अंडर शाहजहां। देखो शाहजहां के जो आर्किटेक्चरल फॉर्म थे ना, जैसे उन्होंने अपने सुंदर सुंदर महल या फिर फोर्ट वगैरह बनाए थे या फिर टॉम्स वगैरह बनाए थे, उनमें से कुछ डिज़ाइनिंग उन्होंने लिया था, ठीक है। तो द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो हम जान लेते हैं यहाँ पे। 1789 से लेके 1794 तक चला, काफ़ी लंबा था ये और बहुत इंपॉर्टेंट था अपने समय में। In the various states systems of 18th century India, the common people did not enjoy the right to participate in the affairs of their governments. In the Western world, this was the situation until the late 18th century. The American 1776, 1781, the French Revolution challenged the social and political privileges enjoyed by the aristocrats. ठीक है। तो क्या था, जो वेस्टर्न वर्ल्ड यानी कि पश्चिमी जो दुनिया थी वहाँ पे क्या था, बहुत बड़ा क्या होता है, रेवोल्यूशन होता है, क्रांति होती है वहाँ पे। ये कब हुई थी, पहले अमेरिकन क्रांति होती है ना 1776 में, और 1781 में ये लोग स्वतंत्र हो जाते हैं, किससे, ब्रिटिशर से, अमेरिकन लोग। और फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है चैलेंज किसको करता है, अपने सामाजिक और राजनीतिक जो विशेषताएं ली जाती थी किसके द्वारा, एरिस्टोक्रेट्स के द्वारा, जो राजा लोग थे वहाँ के, उनके द्वारा, उनके खिलाफ था ये। ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन द मिडिल क्लासेस, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय में जो मध्यम वर्ग जो था, पीजेंट्स एंड आर्टिजन्स, किसान हो गए, आर्टिजन्स हो गए, उन्होंने किसके खिलाफ युद्ध, फॉट अगेंस्ट द स्पेशल राइट्स एंजॉयड बाय द क्लर्जी एंड द नोबिलिटी। उन्होंने स्पेशल राइट्स, जो क्लर्जी होते थे है ना, चर्च के ओनर होते थे, नोबिलिटी होते थे, जो अपर कास्ट क्लास के लोग होते थे, उनके खिलाफ थे। उनके कुछ स्पेशल हक थे, उनको विशेष अधिकार थे जिनके, जो आम किसान को पसंद नहीं थे। दे बिलीव्ड दैट नो ग्रुप इन द सोसाइटी शुड हैव प्रिविलेज बेस्ड ऑन द बर्थ। उनका विश्वास था कि ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं हो सकता सोसाइटी में, समाज में, जिसको जन्म सिद्ध ही कुछ वो है प्रिविलेजेस मिल जाएं, कुछ ऐसी अधिकार मिल जाएं जो कि वो सही से इस्तेमाल भी ना कर रहे हों। रादर पीपल्स सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन मेरिट, जो भी किसी की सामाजिक स्थिति है वो किस पे निर्भर होनी चाहिए, उसकी मेरिट पे, उसकी काबिलियत पे, ना कि उसकी जन्म सिद्ध अधिकार के हिसाब से। द फिलोसफर ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन सजेस्टेड दैट देयर बी इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। जो फिलोसफर थे ना वहाँ के, जो वहाँ जो अपने विचारक थे वहाँ के, वो बोलते थे कि जो लोगों का जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो मौके हैं, वो किस तरह से काबिलियत के हिसाब से सबको इक्वल मिलने चाहिए, बराबरी मिलनी चाहिए, किसी को भी कम और ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दे ऑल्सो हेल्ड दैट द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट शुड कम फ्रॉम द पीपल हु मस्ट पोजेस द राइट टू पार्टिसिपेट इन इट्स अफेयर्स। जो और वो ये भी कहते थे कि जो अथॉरिटी गवर्नमेंट की है वो कहाँ से आनी चाहिए, लोगों से, जो कि उनको हक होना चाहिए कि वो पॉलिटिकल जो भी पॉलिटिकल कार्य हैं उन पे उनका भी पार्टिसिपेशन हो, वो उनमें अपना हिस्सा लें, ठीक है। तो मूवमेंट सच एज द फ्रेंच एंड द अमेरिकन रेवोल्यूशन ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म्ड सब्जेक्ट्स इनटू सिटीजन। ये जो मूवमेंट हुए ना, सब्जेक्ट्स जो होते थे, लोग सब्जेक्ट होते थे, यानी कि किसी के अंडर होते थे, उनके हिसाब से उनको चलना पड़ता था। तो धीरे धीरे वो सब्जेक्ट से क्या बन गए, सिटीजन, नागरिक बन गए, ठीक है। किसी के अंडर होना और नागरिकता लेना एक दो अलग चीज़ें हैं, ठीक है। द सब्जेक्ट होता है निर्भर, नागरिक होता है स्वतंत्र। द आइडियाज ऑफ सिटीजनशिप, नेशन स्टेट एंड डेमोक्रेटिक राइट्स टुक रूट इन इंडिया फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी। जो आइडिया सिटीजनशिप का था ना नेशन स्टेट में, तो और डेमोक्रेटिक राइट्स यानी कि लोकतांत्रिक जो हक थे,
वो भारत में भी आए 19th सेंचुरी में। यहाँ से हमने सीखा जो फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिकन रेवोल्यूशन हुए थे लोगों के हक के लिए जो हुआ था, ये सब भारत के जब स्वतंत्रता संग्राम था वहाँ पे भी इस्तेमाल किया गया। और देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने बहुत बड़ी चीज़ दी है जो संसार को, वो है फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी एंड लिबर्टी। देखो ये चीज़ें बहुत ही मायने रखती हैं किसी भी समाज को एक एक अच्छे ढांचे में डालने के लिए, कि वहाँ का स्वतंत्र और लोकतांत्रिक समाज चलता रहे उसके लिए। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। मिलेंगे अगली वीडियो में प्रश्न उत्तर के साथ, क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, धन्यवाद।